नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे लाल आतंक को माटी के लाल ने चुनौती दी। किसी मामले में कोई हक कभी हिम्मत हारने वाली बात नहीं करी उसने। हमारे 25 जवान गए हैं तो उनके 50 जाने चाहिए। बहादुर है मेरा बेटा, मुझे बहुत नाज है अपने बेटे। $300 नक्सलियों को हिंदुस्तान के शेर की सबसे बड़ी चुनौती। खून का बदला खून से लिया है, हमने भी उनको ठोका है, उनको हमने भी मौका नहीं दिया। सीने पर खाई 5 गोलियां, लेकिन लड़ता रहा जाबाज। मेरे ऊपर फायर किया गया जिसमें कि चेस्ट में मेरे 4-5 गोलियां लगी थी। लाल आतंक के खिलाफ माटी के लाल की सबसे बड़ी कुर्बानी। जब हमारे जवान गोली लगी है, खून निकल रहा है, हम उनको पट्टी भी नहीं बांध पा रहे। हालात इतने गंभीर थे। अपनी जमीन पर आखिरी सांस तक लड़ने वाले सिपाही। जब तक हमारा आखिरी दम था हम तब तक लड़ते रहे। जब मौत सामने हो, बड़े बड़े लड़ाके भी बच निकलने का रास्ता देखते हैं, लेकिन कई बार कोई ऐसा हीरो सामने आता है जो अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों से भिड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं आखिरी सांस तक लड़ने वाले उस सिपाही की जो अपनी जान की परवाह किए बिना 300 नक्सलियों का सामना करता रहा। तो देखिए हिंदुस्तान के शेर ने कैसे 5 गोलियां खाकर भी लाल आतंक पर बारूद बरसाया। and all the dignitaries that the Chhattisgarh government as well as the FHA staff is 4-5 नक्सली मैंने खुद अपने हाथों से भी मारा है। बहुत दुखद बताया। पिछला जो हमला हुआ था उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं की गई, ना उससे लेसन सीखे गए। छत्तीसगढ़ पुलिस कोई हमारे सपोर्ट में नहीं थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में शेर मोहम्मद सीआरपीएफ की उसी टुकड़ी में थे जिस पर पीपल्स लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी के नक्सलियों ने हमला किया। शेर मोहम्मद ने जाबाजी से नक्सलियों का मुकाबला किया, कई नक्सलियों को मार गिराया और अपने साथियों की जान भी बचाई। ऑटोमेटिक वेपन से मेरे ऊपर फायर किया गया जिसमें कि चेस्ट में मेरे 4-5 गोलियां लगी थी और मेरा ब्लड प्रूफ जैकेट पहना हुआ था जिससे वो गोली मेरे अंदर चेस्ट में नहीं घुसा, ब्लड प्रूफ जैकेट में ही बच गया। लेकिन अब इसी नक्सली हमले पर सवाल उठ रहे हैं। क्या लाल आतंक का मुकाबला करने वाले जवानों को पूरी मदद के बगैर ही नक्सल इलाके में छोड़ दिया गया? ऐसा इलाका जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि सुकमा में सीआरपीएफ की मदद के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस क्यों नहीं मौजूद थी? पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी दोनों का मिला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, दोनों साथ साथ डिप्लॉय हो। उसके साथ साथ पुलिस भी, इंटेलिजेंस नेटवर्क भी डिप्लॉय हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी डिप्लॉय हो और वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करे। अगर ये सब चीजें साथ में नहीं की जाएंगी और हम ये सोचते रहें कि हम सिर्फ छत्तीसगढ़ में, रायपुर में रह के और इसको कंट्रोल कर लेंगे, तो ये पॉलिसी फेल हो गई है। मौत से मुकाबला करके वापस आए शेर मोहम्मद पर उनकी मां फरीदा को गर्व है। उनके साथ साथ पूरा गांव हिंदुस्तान के शेर के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है। टांग में गोली घुस गई,
फिर मैं हिम्मत करके मैं चला गया। फिर मुझे जहाज के जरिए हॉस्पिटल को ले गए। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम करा। बहादुर है मेरा बेटा, मुझे बहुत नाज है अपने बेटे पे। जानकारों के मुताबिक नक्सली और सीआरपीएफ जवानों में कुछ बुनियादी फर्क है। नक्सलियों को उनके कैंप में कमांडो स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का मुकाबला कर सके, जबकि सीआरपीएफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनाई गई फोर्स है और उन्हें एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली है। सुकमा जैसे इलाकों में नक्सलियों के जासूस और खबरी पूरे इलाके में फैले रहते हैं, जबकि सीआरपीएफ को नक्सल प्रभावित इलाकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। छत्तीसगढ़ पुलिस के जो जवान है वो यहाँ के लोकल, उनको ज्यादा जानकारी है यहाँ के इलाके के बारे में। तो कम से कम मैं भारत सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ पे भी सीआरपीएफ कैंप है छत्तीसगढ़ के अंदर किसी भी पोस्ट के पास में, वहाँ पे एक एक कंपनी सभी पोस्टों में तैनात होनी चाहिए सिविल पुलिस की। लाल आतंक फैलाने वाले नक्सलियों में अक्सर ऐसे कमांडर होते हैं जो गुरिल्ला या छापामार युद्ध लड़ना जानते हैं, लेकिन सीआरपीएफ को कभी चुनाव ड्यूटी, कभी कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ, तो कभी नक्सल प्रभावित जगहों पर लगाया जाता है। कई बार सीआरपीएफ पर उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी तय नियमों का पालन न करने के आरोप भी लगे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है क्योंकि 300 माओइस्ट का इकट्ठा हो जाना एक ही जगह पे और फिर सीआरपीएफ की टोली के ऊपर अटैक करना, ये भी एक सोचने का विषय है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये कुछ चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि सीआरपीएफ इसके ऊपर एक इंक्वायरी करेगी, प्रॉपर इंक्वायरी, जिससे कि पूरा फैक्ट्स का पता लगे और उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लिए जाए ताकि ऐसी जो हादसे हैं वो बार बार ना हो। और सबसे बड़ी बात, पिछले 50 सालों से नक्सलवाद को कई राज्यों में नुकसान पहुंचा, लेकिन अभी तक उसका खात्मा नहीं हुआ है। सीआरपीएफ की 1/3 से ज्यादा फोर्स वामपंथी आतंकवाद को खत्म करने में लगी हुई है। बिहार, पश्चिम बंगाल, कई इलाकों में सीआरपीएफ को सफलता वहां मिली है। उसका जो संगठनात्मक ढांचा है आज की तारीख में, वो इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही साथ उनका जो प्रशिक्षण है वो भी इस काम के लिए नहीं है। तो जो काम के लिए सीआरपीएफ की उत्पत्ति हुई थी या जिसके लिए उसको बनाया गया था, उसको उसी के लिए प्रयोग करना बेहतर होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हमें किसी पैरामिलिट्री फोर्स को यूज़ करना है या सीपीओ को यूज़ करना है तो बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स वगैरह मेरे ख्याल से ज़्यादा उपयुक्त होंगी। लेकिन दिक्कत की बात है कि आतंक के खिलाफ एक्टिव ड्यूटी में तैनात इस फौज के पास पिछले 2 महीनों से फुल टाइम डीजी नहीं है। इतनी दिक्कत के बावजूद नक्सलियों से भिड़ने वाले शेर मोहम्मद की बहादुरी की हर तरफ चर्चा हो रही है। शेर बहादुरी नहीं, उनका पूरा परिवार हमले में शहीद हुए जवानों का बदला लेने की बात करता है। हाँ, दुआ तो करते रहे हैं भैया उसके लिए हम तो, मगर वहाँ का इलाका तो है ही खतरनाक। टीवी में भी देखते हैं, समाचारों में, मगर उसने कभी अपने मुंह से मतलब बुराई नहीं करी वहाँ की। ये कहता था कोई बात नहीं, यहाँ पे अच्छा है जहाँ पे हम हैं, हम तो डरते ही नहीं है। मतलब किसी मामले में कोई कभी हिम्मत हारने वाली बात नहीं करी उसने। देशभक्ति शेर मोहम्मद के खून के हर कतरे में मिली हुई है। शेर मोहम्मद के पिता नूर मोहम्मद भी राजपुताना बटालियन में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं और चाचा अब्दुल सलाम भी फौजी हैं। जान दांव पर लगाकर देश के लिए लड़ने वाले शेर मोहम्मद असली देशभक्त है, जो सिस्टम से पूरी मदद ना मिलने के बाद भी देशवासियों के लिए मौत से पंजा लड़ाते हैं। बुलंदशहर से पवन नारा और सुकमा से सुदीप त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं, ट्रेनिंग की कमी है, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए केंद्रीय बलों के बीच और राज्य पुलिस के बीच, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन इस सब के बीच भी शेर मोहम्मद ने हिम्मत करके अपनी और अपने साथियों की जान बचाई। लेकिन इनके 25 साथी इतने किस्मत वाले नहीं थे। इनमें से कई शहीद अपने परिवार का ख्याल रखने वाले और कमाने वाले अकेले शख्स थे। शहीदों के परिवार पर बनी अगली रिपोर्ट देखने के बाद आपको सिस्टम की कमी पर आंसू और गुस्सा दोनों आएंगे।
इन शहीदों के परिवार वालों का दर्द और गुस्सा सुनने और समझने के लिए आज आपका समय और साहस दोनों कम पड़ जाएंगे। इनका दर्द सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा, लेकिन ज्यादा गुस्सा आपको तब आएगा जब इनके माता, पिता और बीवी बच्चों की ऐसी बातें सुनेंगे। दुख तो है, मगर चूंकि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ, तो मेरा अगर अगला बेटा भी है, बेटा और भी है, अगर रहेगा तो मुझे गर्व हो। क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने उन उग्रवादियों का? हमारे 25 जवान गए हैं तो उनके 50 जाने चाहिए। देश के 11 राज्यों के जाबाज छत्तीसगढ़ के सुकमा में अपना फर्ज निभाते हुए कुर्बान हो गए। 24 अप्रैल की दोपहर को हुए इस हमले में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 25 जवान शहीद हो गए। अब सीआरपीएफ बदला लेने के लिए लाल आतंक की तलाश कर रही है। उधर शहीदों के घर में मातम है। करनाल के खेड़ी मानसिंह गांव के जवान राम मेहर का परिवार रो रो कर बेहाल है। राम मेहर का एक बेटा है और एक बेटी है। 1 मई को राम मेहर को छुट्टियों पर घर वापस आना था, लेकिन उनका इंतजार अब जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। क्या बच्चे बढ़िया बच्चे क्या चाहते, बच्चों को सरकार क्या सहायता करे? शहीद हो गया वो तो सरकार के ऊपर है, क्या करती है। हरियाणा के मुरथल में रहने वाले नरेश कुमार भी सीआरपीएफ जवानों की उस टुकड़ी का हिस्सा थे जिस पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। नरेश इस घर को संभालने और पालने वाले इकलौते शख्स थे। जैसे हमारे परिवार का नाश उन छत्तीसगढ़ में जो बसे हुए नक्सली हैं उन्होंने किया है, ऐसा ही उनका होना चाहिए। सरकार इस तरफ से कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसे हादसे कई बार हुए हैं। बिहार के शेखपुरा जिले के रंजीत कुमार भी नक्सली हमले में शहीद हो गए। पूरे गांव में या तो मातम है या फिर सन्नाटा। शहीद की पत्नी और परिवार वालों को संभालने का हौसला तक किसी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या खो दिया है ये सिर्फ उनका परिवार जानता है। कई तारीख के कल को हमरा ना ओरिया है, 20 तारीख के कल को आइबो तब कने आइलो जग नाधल को ठाने तब जग हो गलो बउगे के। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में शहीद कृष्णदास के परिवार में नक्सली हमले की खबर पहुंची तो परिवार में मातम छा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णदास के घर पहुंचकर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। क्या है, 2 साल पहले पापा गुजर गए। मैं एक छोटा मोटा प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। कमाने वाला तो वही था, नौकरी करने वाला अभी वही नहीं रहा। कूच बिहार जिले में विनय चंद्र बर्मन भी नक्सली साजिश में शहीद हो गए। 4 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। 1.5 साल के बेटे के सिर से पिता का साया उठ चुका है। परिवार वालों ने चंद्र को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया था। 11 मार्च को वो घर आए थे, मगर अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। राजस्थान के सीकर में रहने वाले सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल बनाराम ने भी देश के लिए शहादत दी। 26 साल पहले सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले बनाराम 1.5 महीने पहले ही गांव में छुट्टियां मनाकर ड्यूटी पर गए थे। किसी को नहीं मालूम था कि ये परिवार से उनकी आखिरी मुलाकात होगी। पूरा गांव में शोक की लहर फैल गई। बहुत ही हंसमुख और जुनून वाले मेरे साथी थे, मेरे क्लास फेलो रहे हैं। कायर नक्सलियों के लाल आतंक के हाथों अपना बेटा, पति और पिता गवाकर बैठे परिवार का सीना दर्द से फटा जा रहा है। इनको सुकून तब मिलेगा जब नक्सलियों से ऐसा बदला लिया जाए कि फिर ऐसा हमला करने से पहले वो 1000 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहादत के इस दर्द को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देश में बड़े नक्सली हमलों के बारे में सबसे ज्यादा खबर आपने छत्तीसगढ़ से सुनी होगी, लेकिन ये जो नक्सलवाद की समस्या है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। नक्सलियों ने अपना रेड कॉरिडोर भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला दिया। लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां नक्सली बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जैसे बड़े नक्सली हमले की खबर भले ही आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन देश में एक ऐसा इलाका भी है जहां नक्सली साल दर साल गायब हो रहे हैं। साल 1990 में देश में सिर्फ 15 जिले नक्सल समस्या से प्रभावित थे, लेकिन आज की तारीख में यह समस्या 200 से ज्यादा जिलों में फैल गई है। देश में सिर्फ आंध्र प्रदेश ऐसा इलाका है जहां पर नक्सली घटनाएं 2005 में 576 से घटकर 2009 में 62 पर आ गई हैं। तो क्या आंध्र प्रदेश मॉडल नहीं अपनाकर देश के बाकी इलाके नक्सलवाद की लड़ाई में पीछे रह गए हैं? जो ड्रिल्स है, जो माइंडसेट है, जो ट्रेनिंग है, वो अभी तक ठीक नहीं है। एक यूनिट उठा के भेज दी जाती है वहाँ पर, क्योंकि सीआरपीएफ तो मूव करती रहती है, तो हर जवान और हर यूनिट कमांडर मेंटली तैयार नहीं होता उस चीज़ के लिए। तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। हथियार जो कहाँ से आते हैं रोकने की ज़रूरत है, वो कहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करते हैं उसी जगह पर उनको रोकने की ज़रूरत है। सवाल है कि इन जिलों में ऐसा क्या किया गया और देश की नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए क्या करना होगा। छत्तीसगढ़ के आतंक को खत्म करने के लिए 2 साल पहले गृह सचिव ने एक सिफारिश की थी। इसके मुताबिक बस्तर में एक आर्मी कैंटोनमेंट बनाया जाना था। हालांकि आर्मी को नक्सल समस्या में सीधे कोई रोल नहीं निभाना था, लेकिन माना गया कि सिर्फ उनके वहां होने से ही नक्सल समस्या खत्म होगी और बस्तर का विकास भी होगा। बस्तर में आर्मी कैंटोनमेंट होने से वहां के आसपास के इलाके की कनेक्टिविटी भी बढ़ती। बड़ा फायदा ये भी होगा कि इन सभी इलाकों का सर्वे किया जा सकेगा ताकि यहाँ का पूर्ण विकास हो सके। अगर आर्मी को लगाएंगे और आर्मी की भी यही हालत हो, आर्मी के कैजुअलिटी चाहे कम हो, लेकिन वो मूवमेंट को नहीं खत्म करेंगे। वो लोगों को मार सकते हैं, लोगों को मारने से मूवमेंट नहीं खत्म होता। मूवमेंट जब खत्म होता है जबकि पूरी पॉपुलेशन जो है वो उनके खिलाफ हो जाए। तो उसके लिए प्रोपेगेंडा, उसके लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सब आर्मी का काम नहीं, मुश्किल है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जवानों की शहादत किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाएगी और इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आवाज अब ये उठ रही है कि क्यों नहीं नक्सल प्रभावित इलाके में सेना को उतारा जा रहा है। कि हमारे बहादुर जवानों का यह बलिदान हम किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 8 मई को ही बैठकर हम अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे। साल के सबसे बड़े नक्सली हमले के बाद नक्सलियों को लेकर सिस्टम की तैयारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या अब नक्सलियों के खिलाफ आखिरी जंग की तैयारी करने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुरक्षा बलों की बलि हम आखिरकार कब तक देते रहेंगे? कड़ी निंदा करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। सरकार को अब इससे आगे बढ़ना होगा।